हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। और यह बीपीएससी क्लास नोट्स है जो कि सुमित सर के द्वारा पढ़ाया गया है। ये केजीएस संस्थान के द्वारा लाया गया है और ये 72वें बीपीएससी एग्जाम और एईडीए एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे रसायन विज्ञान का सामान्य परिचय, जो कि पहला चैप्टर है। इसमें हम लोग रसायन विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में देखें तो भौतिक रसायन विज्ञान, कार्बनिक रसायन विज्ञान और अकार्बनिक रसायन विज्ञान है। भौतिक रसायन विज्ञान में पदार्थों की भौतिक संरचना, ऊर्जा परिवर्तनों और रासायनिक प्रतिक्रियाओं के सिद्धांतों का अध्ययन होता है। कार्बनिक रसायन में कार्बन और उनके यौगिकों का अध्ययन। महत्वपूर्ण तथ्य: यूरिया पहला कार्बनिक यौगिक था जिसे प्रयोगशाला में फ्रेडरिक वूलर द्वारा बनाया गया था। और अकार्बनिक रासायनिक विज्ञान में कार्बन रहित तत्वों, खनिजों, चट्टानों और धातुओं का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान के सामान्य परिचय के बारे में हम लोग देखें तो रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है काला यानी ब्लैक या मिस्र की काली मिट्टी। प्राचीन काल में मिस्र के लोग काली मिट्टी को केमी कहते थे और शुरुआत में पदार्थों और रसायनों के अध्ययन को मिस्र वासियों द्वारा एल्केमी यानी अल्कीमी नाम दिया गया था। इसी अल्कीमी शब्द से समय के साथ आधुनिक विज्ञान की शाखा केमिस्ट्री का नामकरण हुआ। फ्रांसीसी वैज्ञानिक एंटोनी लेवोजियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। अगर हम लोग इसकी परिभाषा के बारे में देखें तो रोवाल्ड हॉफमैन के अनुसार नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक रोवाल्ड हॉफमैन के शब्दों में रसायन विज्ञान केवल अणुओं व परमाणुओं का अध्ययन है। यह केवल 100 से अधिक रासायनिक तत्वों का अध्ययन नहीं है, बल्कि इन तत्वों के संयोजन से बनने वाले 100 से अधिक यानी अनगिनत रासायनिक उत्पादों का भी एक विस्तृत अध्ययन है। हॉफमैन के कथन को वर्तमान संदर्भ में देखें तो आधुनिक आवर्त सारणी में अब तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, जिनमें से 94 तत्व प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। रसायन विज्ञान को विज्ञान की अन्य सभी शाखाओं जैसे जीव विज्ञान, भौतिकी, पर्यावरण के बीच एक सेतु माना जाता है। इसके बहुआयामी अनुप्रयोगों के कारण ही इसे केंद्रीय विज्ञान कहा जाता है और इसके प्रमुख जुड़ाव निम्नलिखित हैं। जीव विज्ञान के क्षेत्र में जीवन की मूलभूत इकाई जो मूल रूप से रासायनिक अणु है, जीन्स की रासायनिक संरचना में बदलाव करके नई उन्नत प्रजातियों का विकास करना, मानव शरीर की बीमारियों से लड़ने के लिए विभिन्न रासायनिक औषधियों और एंटीबायोटिक्स का निर्माण रसायन विज्ञान की ही देन है। उसके बाद हम लोग भौतिकी के क्षेत्र में देखें तो नाभिकीय विखंडन जैसी रासायनिक और भौतिक प्रक्रियाओं पर आधारित जैसे यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम का उपयोग। आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स की नींव सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे रासायनिक तत्वों का उपयोग कंप्यूटर चिप्स बनाने में होता है। और परमाणुओं के भीतर इलेक्ट्रॉन के व्यवहार और उप परमाणु कणों का अध्ययन किया जाता है। दैनिक जीवन में हम लोग देखें तो हमारे भोजन में मौजूद कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का रासायनिक पाचन और खाद्य संरक्षण होता है। कपास जैसे प्राकृतिक रेशे और नॉयलिन या रेयॉन जैसे कृत्रिम बहुलक निर्माण सामग्री जैसे सीमेंट, ईंट, पेंट, लोहे पर जंग लगना आदि सब रासायनिक प्रक्रिया है। पर्यावरण के क्षेत्र में हम लोग देखें तो वायु प्रदूषण यानी पीएम मैटर जैसे पीएम 2.5, पीएम 10 और हानिकारक गैसों जैसे सीओ, एसओ2 और एनओ2 का रासायनिक विश्लेषण। दूषित जल को पीने योग्य या सुरक्षित बनाने के लिए रासायनिक प्रक्रियाओं जैसे क्लोरीनेशन या बीओडी या सीओडी के मापन का उपयोग। और खेतों में डाले जाने वाले कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों के मिट्टी पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव के अध्ययन। तत्व और अयस्क के संबंध में देखें तो धातुओं और अन्य तत्वों को खदानों से निकाले गए उनके अशुद्ध रूप यानी अयस्कों से शुद्ध रूप में प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया धातुकर्म या विशुद्ध रूप से रसायन विज्ञान है। इन सभी प्रमुख क्षेत्रों, चाहे वह हमारा शरीर हो, ब्रह्मांड हो या हमारा पर्यावरण, इन सब से या इन सब में रसायन विज्ञान की आधारभूत और महत्वपूर्ण भूमिका है। अतः हम इसे निश्चित रूप से एक केंद्रीय विज्ञान कह सकते हैं। एंटोनी लेवोजियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि उन्होंने रसायन विज्ञान को केवल प्राचीन अनुमानों और कीमियागिरी के अवैज्ञानिक तरीकों से बाहर निकाला। उन्होंने प्रयोगों में मापन को महत्व दिया और रसायन विज्ञान को एक वास्तविक मात्रात्मक विज्ञान का दर्जा दिलवाया। उनके प्रमुख योगदान के बारे में हम लोग जाने तो पहला द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो लेवोजियर ने यह सिद्ध किया कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है।
वर्ष 1789 में दिए गए इस नियम के अनुसार किसी बंद प्रणाली में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान हमेशा उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। उसके बाद हम लोग देखें दहन का ऑक्सीजन सिद्धांत। तो उस समय विज्ञान में यह भ्रांति थी कि जलने वाली वस्तुओं में प्लाजिस्टन नामक एक अदृश्य पदार्थ होता है जो जलने पर बाहर निकलता है। लेवोजियर ने प्रयोगों के द्वारा प्लाजिस्टन सिद्धांत को पूरी तरह गलत साबित किया और उन्होंने यह खोज भी की कि किसी वस्तु के जलने या दहन होने और यहाँ तक कि जीवों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन गैस का होना अनिवार्य है। ऑक्सीजन की खोज जोसेफ प्रिस्टले ने की, लेकिन इन्हें ऑक्सीजन नाम लेवोजियर ने ही दिया था। उसके बाद हम देखते हैं कि प्राचीन यूनानी समय से जल को ब्रह्मांड का एक मूल तत्व माना जाता था। लेवोजियर ने इसे गलत साबित किया और बताया कि जल कोई तत्व नहीं बल्कि एक यौगिक है। जैसे कि नोट्स में लिखा है कि जब दो या दो से अधिक तत्व जैसे हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन की एक परमाणु आपस में रासायनिक संयोग करते हैं तो वह एक यौगिक का निर्माण करते हैं जो कि जल होता है। उसके बाद देखें तत्वों की सूची और रसायनों का नामकरण। तो उन्होंने रसायनों के नामकरण की एक तार्किक और वैज्ञानिक प्रणाली विकसित की जिससे दुनिया भर के वैज्ञानिकों को रसायनों को पहचानने में आसानी हुई। 1789 में प्रकाशित उनकी प्रसिद्ध पुस्तक एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री को आधुनिक रसायन विज्ञान की पहली पाठ्य पुस्तक माना जाता है और इसी पुस्तक में उन्होंने उस समय ज्ञात 33 तत्वों की पहली आधुनिक सूची भी प्रस्तुत की थी। उसके बाद हम देखें मीट्रिक प्रणाली का विकास। तो विज्ञान में सटीक मापन के लिए उन्होंने फ्रांस में वजन और माप की एक समान प्रणाली विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें द्रव्यमान को मापने के लिए किलोग्राम और ग्राम जैसी इकाइयों का मानकीकरण शामिल था जिसमें मात्रात्मक विज्ञान को बल मिला। इसके बाद हम देखते हैं पदार्थ और पदार्थ के प्रकार। तो पदार्थ ब्रह्मांड की वह कोई भी भौतिक वस्तु या चीज है जो जो जगह घेरती है, जिसका आयतन होता है और जिसका अपने एक निश्चित वजन और द्रव्यमान होता है। इसके अतिरिक्त पदार्थ की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि उसकी उपस्थिति को हमारे संवेदी अंगों जैसे त्वचा, आँख, नाक आदि द्वारा महसूस किया जा सकता है। वायु, जल, लकड़ी, धातुएं और यहाँ तक कि तारे और वह ग्रह भी पदार्थ से बने हैं। प्रकाश, ध्वनि, ऊष्मा या भावनाएं पदार्थ की श्रेणी में नहीं आती क्योंकि इनका न तो द्रव्यमान होता है और न ही ये जगह घेरती हैं। पदार्थों के वर्गीकरण के बारे में हम लोग और डिटेल में देखें तो पदार्थों की प्रकृति और गुणों को समझने के लिए इसे मुख्य रूप से दो आधारों पर बांटा गया है, भौतिकी वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और पांचवा होता है बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट यानी बीईसी। उसके बाद रासायनिक वर्गीकरण में देखें तो ये भी दो पार्ट में विभाजित है, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थों में तत्व, धातु, अधातु, उपधातु, यौगिक, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं भौतिकी के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। तो पदार्थ की भौतिक अवस्था मुख्य रूप से उनके कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल और उनके बीच की दूरी पर निर्भर करती है और भौतिक आधार पर इसे निम्नलिखित तीन अवस्थाओं में बांटा गया है। पहला ठोस पदार्थ। ठोस पदार्थ वह पदार्थ है जिसका निश्चित आकार और निश्चित आयतन होता है जैसे धातु, लकड़ी और ईंट। दूसरा है द्रव पदार्थ। तो वह पदार्थ है जिसका आकार निश्चित न हो परंतु आयतन निश्चित होता है, वह द्रव कहलाता है। द्रव को जिस बर्तन में यानी जिस बर्तन में रखा जाता है वह उसी का आकार ग्रहण कर लेता है जैसे पानी, पेंट और विभिन्न रसायन। उसके बाद हम देखते हैं गैसीय पदार्थ। तो इसकी परिभाषा है कि यह अनिश्चित आकार और अनिश्चित आयतन का पदार्थ गैसीय पदार्थ कहलाता है। गैस को जिस भी बर्तन में रखा जाता है वह उसके पूरे आयतन और आकार को पूरी तरह से घेर लेती है जैसे वायुमंडलीय हवा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नेक्स्ट हम देखें पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था के बारे में। तो प्लाज्मा को सामान्यतः पदार्थ की चौथी अवस्था कहा जाता है। ठोस, द्रव और गैस के बाद जब पदार्थ को और अधिक ऊर्जा दी जाती है तो वह प्लाज्मा में परिवर्तित हो जाता है। प्लाज्मा को समझने के लिए किसी तत्व की सूक्ष्मतम इकाई यानी परमाणु का समझना आवश्यक है और परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है जिसमें धनात्मक आवेश वाले प्रोटॉन और उदासीन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में ऋणात्मक आवेश वाले इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और सामान्य अवस्था में एक परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, लेकिन जब बाहरी कक्षा में यानी बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को अतिरिक्त ऊर्जा मिलती है तो वे अपनी कक्षा से बाहर निकल जाते हैं। यही प्रक्रिया प्लाज्मा निर्माण का आधार है। उसके बाद हम देखें प्लाज्मा की परिभाषा के बारे में।
तो प्लाज्मा अवस्था अत्यधिक ऊर्जा युक्त और आयनित गैस की स्थिति है। इस अवस्था में गैस के कण स्वतंत्र रूप से तैरते हुए इलेक्ट्रॉन यानी ऋणात्मक आयन और प्रोटॉन यानी धनात्मक आयन के मिश्रण के रूप में पाए जाते हैं। प्लाज्मा अवस्था कैसे प्राप्त करें? तो प्लाज्मा अवस्था प्राप्त करने की मुख्य प्रक्रिया आयनीकरण कहलाती है। इसका वैज्ञानिक तंत्र इस प्रकार है कि तापमान बढ़ाने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और तापमान घटाने पर ऊर्जा घट जाती है। जब किसी सामान्य गैस को अत्यधिक उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है या उसमें से उच्च विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो गैस के अणुओं की ऊर्जा बहुत अधिक बढ़ जाती है। इस अत्यधिक ऊर्जा के कारण गैस के परमाणु टूट जाते हैं और उनके बाहरी इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर नाभिक के आकर्षण से मुक्त हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप गैस अब उदासीन नहीं रहती बल्कि ऋणात्मक आवेश और धनात्मक आवेश का एक सूप बन जाती है और इसी आयनित गैस को प्लाज्मा कहते हैं। यदि इस प्लाज्मा को वापस ठंडा किया जाए तो इसकी ऊर्जा कम हो जाएगी और यह वापस सामान्य गैस में बदल जाएगा। उसके बाद हम लोग देखें प्लाज्मा अवस्था के प्रमुख गुणधर्म। तो आयनों और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण प्लाज्मा अवस्था विद्युत और ऊष्मा की उच्चतम सुचालक होती है। गैसों के विपरीत प्लाज्मा विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है। दृश्यमान ब्रह्मांड का लगभग 99% हिस्सा प्लाज्मा अवस्था में ही है, जैसे सूर्य और तारे। और प्लाज्मा अवस्था प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों रूपों में पाई जाती है। उसके बाद हम देखते हैं प्लाज्मा अवस्था के प्रमुख उदाहरण। पहला है प्राकृतिक उदाहरण, जैसे सूर्य और तारों में अत्यधिक तापमान के कारण हीलियम और हाइड्रोजन गैस प्लाज्मा अवस्था में होती है, जो उनके प्रकाश और ऊष्मा का कारण है। पृथ्वी के ध्रुवों के आसपास पृथ्वी के ध्रुवों के आसपास आसमान में दिखने वाली रंग बिरंगी आकाशीय रोशनी, जैसे सूर्य या जैसे ऑरियो बोरिलिस या सूर्य से आने वाले प्लाज्मा कणों का पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराने का परिणाम है। बारिश के दौरान आसमान में कड़कने वाली बिजली अपने आसपास की हवा को क्षण भर के लिए प्लाज्मा में बदल देती है। उसके बाद एक कृत्रिम या मानव निर्मित उदाहरण। तो यह एक ऐसी मशीन है जो चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके प्लाज्मा को नियंत्रित करती है ताकि सूर्य की तरह नाभिकीय संलयन कराया जा सके। और यह टोकामक डिजाइन है, यानी कृत्रिम सूर्य इसे कहा जाता है। परमाणु विस्फोट के समय उत्पन्न अत्यधिक ऊर्जा से बनने वाला आग का गोला यानी नाभिकीय विखंडन के समय यह बनता है। नियॉन लाइटें यानी विज्ञापन बोर्ड्स में इस्तेमाल होने वाली नियॉन ट्यूब्स, जिसमें विद्युत प्रवाहित करने पर अंदर की गैस प्लाज्मा बनकर चमकने लगती है। सजावट और विज्ञान के प्रयोगों के लिए इस्तेमाल होने वाला कांच का गोला, जिसमें रंगीन प्लाज्मा किरणें दिखती हैं, वो प्लाज्मा बॉल है। और धातुओं की वेल्डिंग के दौरान उत्पन्न होने वाली अत्यधिक चमकीली और गर्म ज्वाला प्लाज्मा का ही एक रूप है, जिसे वेल्डिंग आर्क कहा जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं पदार्थ की पांचवी अवस्था, यानी बोस आइंस्टीन संघनन। पदार्थ की इस पांचवी अवस्था को बोस आइंस्टीन संघनन यानी बीईसी कहा जाता है। यह अवस्था सामान्य परिस्थितियों में प्रकृति में नहीं पाई जाती, बल्कि इसे प्रयोगशाला में विशिष्ट वैज्ञानिक प्रक्रियाओं द्वारा उत्पन्न किया जाता है। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा करें तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन इस पांचवी अवस्था के बारे में सबसे पहले 1924-25 में एक महान भारतीय भौतिक विज्ञानी सत्येंद्र नाथ बोस ने कुछ सांख्यिकीय गणनाएं की। और इन्हीं गणनाओं के आधार पर महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने पदार्थ की इस नई व्यवस्था की भविष्यवाणी की थी। बोस और आइंस्टीन की भविष्यवाणी के लगभग 70 वर्षों के बाद 1995 में इस अवस्था को वास्तव में प्रयोगशाला में प्राप्त किया गया। 1995 में अमेरिका के कोलोराडो में एरिक कार्नेल और कार्ल वीमन ने रूबिडियम गैस का उपयोग करके पहली बार बीईसी बनाया था। और इस अभूतपूर्व खोज के लिए उन्हें वुल्फगैंग कैटले के साथ 2001 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं बोस आइंस्टीन संघनन की परिभाषा। तो जब बहुत कम घनत्व वाली गैस को परम शून्य तापमान के बेहद करीब लाकर ठंडा किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में पदार्थ की पांचवी अवस्था प्राप्त हो जाती है। इसे ही बोस आइंस्टीन संघनन कहा जाता है। अब हम देखते हैं बीईसी प्राप्त करने की वैज्ञानिक प्रक्रिया। तो बोस आइंस्टीन संघनन प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया मुख्य रूप से गैस की घनत्व और तापमान को न्यूनतम स्तर पर ले जाने पर आधारित है। जैसे कि प्रक्रिया की शुरुआत में एक ऐसी गैस ली जाती है जिसका घनत्व बेहद कम होता है। यह घनत्व हमारी सामान्य वायुमंडलीय हवा के घनत्व का लगभग 1 लाखवां हिस्सा होता है। उसके बाद है परम शून्य ताप। इस कम घनत्व वाली गैस के अणुओं को अत्यधिक ठंडा किया जाता है और तापमान को घटाकर परम शून्य ताप के करीब लाया जाता है।
परम शून्य ताप वह न्यूनतम संभव तापमान है जिस तक कोई वस्तु ठंडी हो सकती है और इसका मान -273.15 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन होता है। नेक्स्ट है अणुओं की ऊर्जा का क्षय। हम जानते हैं कि ऊष्मा और तापमान सीधे तौर पर अणुओं की गतिज ऊर्जा से जुड़े होते हैं। जैसे जैसे तापमान परम शून्य के करीब पहुंचता है, गैस के अणुओं की ऊर्जा लगभग शून्य हो जाती है। और चौथा है न्यूनतम क्वांटम ऊर्जा और सुपर एटम का निर्माण। तो इस अति न्यूनतम तापमान पर गैस के अणुओं के पास केवल न्यूनतम क्वांटम ऊर्जा बचती है। इस स्थिति में अणु अपनी अलग अलग पहचान खो देते हैं और वे एक दूसरे से जुड़कर संघनित होकर एक विशाल एकल क्वांटम अवस्था में आ जाते हैं। सरल शब्दों में लाखों अलग अलग परमाणु मिलकर एक सुपर एटम की तरह व्यवहार करने लगते हैं और यही अद्भुत अवस्था बीईसी यानी बोस आइंस्टीन संघनन कहलाती है। आगे देखते हैं पदार्थ की पांचवी अवस्था के कुछ प्रमुख गुण। तो बोस आइंस्टीन संघनन एक अत्यंत विशिष्ट अवस्था है जिसमें पदार्थ पूरी तरह से अप्रत्याशित और असाधारण भौतिक गुण प्रदर्शित करता है और इसके मुख्य गुण निम्नलिखित हैं। ये पहला है अति तरलता, यानी बीईसी अवस्था में अणुओं की ऊर्जा न्यूनतम स्तर पर आ जाती है। ऊर्जा की समाप्ति के कारण पदार्थ के विभिन्न परतों के बीच विरोध करने या रगड़ खाने की क्षमता बिल्कुल समाप्त हो जाती है, यानी पदार्थ में शून्य घर्षण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और यह एक अति तरल बन जाता है। इस अवस्था में तरल बिना किसी ऊर्जा के नुकसान के और बिना रुके अनंत समय तक प्रवाहित या मूव कर सकता है। दूसरा है प्रकाश की चाल का धीमा होना, यानी सामान्यतः प्रकाश निर्वात में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है, लेकिन बीईसी अवस्था में प्रवेश करते ही प्रकाश की चाल अन्य सभी माध्यमों की तुलना में सबसे अधिक धीमी हो जाती है और इस अवस्था में प्रकाश की गति इतनी धीमी हो जाती है कि यह किसी कार या बाइक की स्पीड के बराबर लगभग 27 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाती है। उसके बाद है सुपर एटम का निर्माण। तो पांचवी अवस्था में परम शून्य तापमान पर गैस के अणुओं में न्यूनतम ऊर्जा रह जाती है। इस कारण सभी अलग अलग परमाणु अपना अलग अस्तित्व खो देते हैं और वे सभी बिल्कुल एक जैसा व्यवहार करने लगते हैं। ये सभी परमाणु एकत्रित होकर एक बड़े एकल परमाणु का रूप ले लेते हैं जिसे सुपर एटम कहा जाता है। उसके बाद है अतिचालकता। तो बीईसी की पदार्थ यानी बीईसी की अवस्था में पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध लगभग शून्य हो जाता है और जब प्रतिरोध शून्य हो जाता है तो पदार्थ में से विद्युत धारा बिना किसी रुकावट या ऊर्जा के नुकसान के प्रवाहित हो सकती है और अतः यह अवस्था अति चालकता वाली हो जाती है। नेक्स्ट है शून्य एंट्रोपी। एंट्रोपी का असल अर्थ होता है कि अणुओं के मध्य अनियमितता की डिग्री, यानी किसी सिस्टम में जितनी अधिक ऊर्जा होगी उसके अणुओं में उतनी ही अधिक हलचल या अनियमितता होगी, यानी उसकी एंट्रोपी अधिक होगी। चूंकि बीईसी की स्थिति में परम शून्य तापमान पर अणुओं का ऊर्जा स्तर शून्य हो जाता है, अतः अणुओं की अनियमितता या हलचल भी पूरी तरह से समाप्त या शून्य हो जाती है। इसलिए बीईसी अवस्था में पदार्थ की एंट्रोपी लगभग शून्य हो जाती है। आगे हम लोग देखते हैं बीईसी के कुछ प्रमुख उदाहरण, जैसे कि तरल हीलियम, इसे ठंडा करके सुपर फ्लूइड और हेलियम 4 बनाया जाता है। लिथियम ये -273 डिग्री सेल्सियस पर तक ठंडा होता है और हाइड्रोजन ये भी -273 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि न्यूट्रॉन तारों के केंद्र में अत्यधिक घनत्व के कारण बीईसी जैसी स्थिति उत्पन्न होती है और बोस आइंस्टीन संघनन की अवधारणा क्वांटम भौतिकी के बहुत करीब है, क्योंकि यह अवस्था में पदार्थ स्थूल स्तर पर क्वांटम नियमों का पालन करने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं तत्व और उसके प्रकार। जब शुद्ध पदार्थ केवल एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है तो उसे तत्व कहा जाता है और वैज्ञानिक दृष्टि में एक रासायनिक तत्व ऐसे परमाणुओं का समूह होता है जिसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या हमेशा समान रहती है। किसी तत्व की पहचान उसके परमाणु क्रमांक से होती है। प्रोटीनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक होता है, यानी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटीनों की संख्या ही उसका परमाणु क्रमांक निर्धारित करती है। उदाहरण के तौर पर यदि ब्रह्मांड में किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या 6 है तो वह अनिवार्य रूप से कार्बन का ही एक परमाणु होगा। नाभिक परमाणु का वह केंद्र है जिसमें धनात्मक आवेश वाले प्रोटॉन और उदासीन न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं और नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में ऋणात्मक आवेश वाले इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और किसी भी सामान्य या उदासीन परमाणु में प्रोटीनों की संख्या हमेशा इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं परमाणु भार। परमाणु का लगभग पूरा द्रव्यमान उसके नाभिक में केंद्रित होता है और नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के योग को ही उस तत्व का परमाणु भार कहा जाता है।
आगे हम लोग देखते हैं रासायनिक तत्वों के प्रकार के बारे में। तो रसायन गुण धर्मों के आधार पर रासायनिक तत्वों को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है: धातु, अधातु और उपधातु। धातु की गुण यानी विशेषता के बारे में अगर जाने तो ये विद्युत और ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं। इन्हें आसानी से खींचकर पतले तारों में बदला जा सकता है और इन्हें पीट कर पतली चादर के रूप में बदला जा सकता है, यानी ये आघात वर्धनीयता होते हैं और धातुएं चमकदार होती हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम, कॉपर, चांदी ये सर्वोत्तम चालक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अधातु के बारे में। ये विद्युत और ऊष्मा के कमजोर चालक या कुचालक होते हैं। इन्हें खींचा नहीं जा सकता, ये भंगुर होते हैं या ब्रिटल होते हैं। इन्हें पीट कर चादर में नहीं बदला जा सकता क्योंकि ये टूट जाते हैं। और अधातुएं मंद या सामान्य दिखती हैं, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन इत्यादि। एकमात्र धातु पारा जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहती है, और ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप होने के कारण यह एक अधातु है, लेकिन फिर भी यह विद्युत का सुचालक होता है। आयोडीन एक अधातु है, लेकिन इसमें धातुओं जैसी चमक पाई जाती है। अब हम लोग देखते हैं उपधातु के बारे में। तो वे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के मिश्रित गुण पाए जाते हैं, उन्हें उपधातु कहा जाता है, जैसे सिलिकॉन, बोरॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी इत्यादि। इनका उपयोग मुख्य रूप से कंप्यूटर चिप्स और सोलर पैनल बनाने में अर्धचालक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं विभिन्न स्थानों पर तत्वों की प्रचुरता। तो सबसे पहले भूपर्पटी पर पाए जाने वाले तत्व, इसमें ऑक्सीजन जो कि अधातु है, ये सर्वाधिक पाया जाता है 46.6%। सिलिकॉन ये भी उपधातु है और ये पाया जाता है 28%। एल्यूमिनियम जो कि धातु है, ये 8% यानी भूपर्पटी में पाई जाने वाली सर्वाधिक प्रचुर मात्रा वाली धातु है। उसके बाद लोहा ये 5%, मैग्नीशियम 4%, और उसके बाद कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम प्रत्येक लगभग 2% होती हैं। उसके बाद संपूर्ण पृथ्वी में तत्वों का प्रतिशत, लोहा लोहा 35% है, यानी संपूर्ण पृथ्वी के द्रव्यमान में सर्वाधिक है। उसके बाद ऑक्सीजन 30%, सिलिकॉन 15%, मैग्नीशियम 13%, और निकल और सल्फर का प्रत्येक, यानी कि निकल और सल्फर 2-2% होती हैं, और कैल्शियम और एल्यूमिनियम लगभग 1-1% होती हैं। उसके बाद है मानव शरीर में तत्वों का प्रतिशत। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है, यानी मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन होता है। उसके बाद कार्बन है 18%, हाइड्रोजन है 10%, नाइट्रोजन 3%, और अन्य यानी शेष प्रतिशत, इसमें कैल्शियम, फास्फोरस इत्यादि शामिल हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं यौगिक और उनके प्रकार। तो जब दो या दो से अधिक शुद्ध तत्व एक निश्चित द्रव्यमान अनुपात में रासायनिक रूप से आपस में मिलते हैं, तो बनने वाले नए शुद्ध पदार्थ को यौगिक कहा जाता है। यौगिक बनने के संदर्भ में पूर्ण रासायनिक परिवर्तन होता है। इसके घटकों को केवल रासायनिक पृथक्करण जैसी अवस्थाओं द्वारा ही अलग किया जा सकता है, भौतिक विधियों से नहीं। यौगिकों के प्रकार के बारे में देखें तो ये दो प्रकार के हैं: कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। अगर इनकी विशेषता देखें तो मूल आधार पर कार्बनिक यौगिक मुख्य रूप से कार्बन पर आधारित होते हैं, और अकार्बनिक यौगिक कार्बन पर आधारित नहीं होते हैं। रासायनिक बंध के बारे में देखें तो कार्बनिक यौगिक इनमें मुख्य रूप से सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं, और अकार्बनिक यौगिक में आयनिक बंध पाए जाते हैं। कार्बनिक यौगिक प्राय विद्युत अपघटय नहीं होते, जबकि अकार्बनिक यौगिक विद्युत अपघटय होते हैं, जैसे अम्ल, क्षार और लवण। कार्बनिक यौगिक के क्वथनांक और गलनांक निम्न होते हैं, जबकि अकार्बनिक यौगिक के क्वथनांक और गलनांक उच्च होते हैं। कार्बनिक यौगिक गैर ध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं, और अकार्बनिक यौगिक ध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं, जैसे H2 यानी पानी में घुल जाते हैं। कार्बनिक यौगिकों की बनावट जटिल होती है और इनकी संख्या लाखों में है, और अकार्बनिक यौगिकों की बनावट सरल होती है और इनकी संख्या हजारों में है।